क्या हाल चाल है भाई? स्टार्ट करें। मंथन 1.2 2.0 अचीवर सबको मिलेगा, सबका बदला लिया जाएगा। भार्गव जी, यस, क्या हाल चाल है? हाँ, तुम लोग उठते नहीं हो सुबह सुबह। मास्टर सुबह से उठ के आ गया तुम्हें पढ़ाने। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सही है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें इन्फॉर्म कर देता हूँ बेटा आपको। हमने जितने भी असाइनमेंट्स दिए थे उनको कंबाइन करके दे दिया। प्लांट किंगडम रह गया और एक दो रह गए, उसको कर देंगे। बाकी सारे दे दिए आपको कंबाइन करके। अब उसको लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं आपके मॉर्फो एनाटॉमी, उसको डेली लगाओ, उसको करो, सॉल्व करो, और उसके साथ तुम्हारे वो कंबाइन करके नोट्स वगैरह सब कुछ है। और अपने 2 टेस्ट की तैयारी करनी है। एक सीटी है 22 तारीख को। 22 को सीटी का मतलब आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट है बचे हुए चैप्टर का। लिविंग वर्ल्ड आएगा, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल, मॉर्फो और एनाटॉमी, इस तरीके से आएगा। यस यस, ठीक है, यही है, सही है। और दूसरी चीज क्या है बेटा, एक बच्चे मतलब कमेंट्स ये भी थी और मैंने देखा भी था, जो भी बच्चे मंथन बैच के हैं 1.0 2.0 या अचीवर के, उन सबको दिया जाएगा। वो जो रैंकर बैच है वो उसमें ऐड हो गया है, पर टेंशन मत लो, वहां से हट जाएगा। ना हमने सेफ साइड ऐड कर दिया। मतलब क्या हुआ था कि टीम को बोला था देने के लिए, उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा पहले ऐड रहने देते हैं, ऐसा ना हो वहां से भी हट जाए और वहां उनको अलॉट ना हो। ठीक है, तो उनको अलग से अलॉट होगा और वो ऐड भी रहेगा, उसको हटवा देंगे। सही है, ठीक है बेटा। यस, प्लांट किंगडम का टेस्ट 15 तारीख को आप बोले तो आज करा दूं, या 15 को ही रहने तो तैयारी कर लो। आज मैं वर्कशीट और कुछ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। अनूर जी, प्लांट किंगडम को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल याद करिए, सबसे पहले एग्जाम्पल याद करिए। फिर कुछ मैं आसान क्वेश्चंस आपको भेजूंगा आज की फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन करके। हाँ, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन करके उसको सॉल्व करिए और जैसा मैं कर दूं। ठीक है, यस। सुग्रीव, आपकी कौन सी बुक नहीं आई? 15 को ही ठीक है, चलिए। कोई नहीं बेटा, वो डेट पड़ गई है तो उसको रहने दो, चेंज मत करो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, थोड़ा सा बच्चे में 1 2 दिन हम लोग बाहर थे, कल रात में ही लौटे, और रात में काफी लेट हो गया, अप्रॉक्स शायद 2 ही बज गया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर दें, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा चैप्टर है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। इस चैप्टर की खास बात क्या है, इसका जो मतलब 90-80% क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर पार्ट में से ही आता है, और चांसेस हैं कि कुछ पार्ट से अलग तरीके का कुछ आता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक बता रहा हूं और क्या इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक है इसके हमारे पास, देखते हुए चलना ध्यान से। देखो, सबसे पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। मैं चैट को प्राइवेट करने जा रहा हूं। तो टॉपिक में मेरे पास ये जो टॉपिक है, रूट, स्टेम और लीफ, इसमें से मॉडिफिकेशन हट चुकी है, तो मॉडिफिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। रूट, स्टेम और जो लीफ का जो टॉपिक है बेटा हमारे पास, है ना, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, अब कोई नो मॉडिफिकेशन है। तो यहां से अगर आना होगा तो कोई एक क्वेश्चन आ सकता है ना। यहां से मॉडिफिकेशन डिलीट हो गई है। रूट, स्टेम, लीफ की हमें डिटेल स्टडी करनी है, हमें जो बेसिक डिटेल जो है उसी की स्टडी करनी होती है। यहां से हमारे पास चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आता है, यहां से चांसेस है एक क्वेश्चन आएगा या एक भी नहीं आता है। मेन क्वेश्चन आपका यहां से आता है, ये जो इनफ्लोरेसेंस वाला पार्ट है, फ्लावर वाला पार्ट है पूरा, है ना, जहां पर ओवरी वगैरह है, और उसके बाद जो फ्रूट है, यस, सीड है, और मेरे पास फैमिलीज हैं। यहां से आपके 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस तक। अगर टोटल 4 आए तो 3 यहां से आएंगे, एक आएगा, हो सकता है तीनों यहीं से आ जाए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो फैमिलीज हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं। देखो, फैमिलीज हमें जो पढ़नी है बेटा, सबसे पहले समझो ध्यान से, हमने पढ़नी है ब्रासिकेसी, क्योंकि उसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, है ना, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। उसके बाद एक फैबेसिएई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फिर मेरे पास एक सोलेनेसिएई है, इसको पढ़ेंगे। और एक मेरे पास लिलिएसी। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक्चुअल में क्या था, पहले ये 4 फैमिली दे रखी थी एनसीईआरटी में, पहले ये 4 थी। क्या हुआ, एनटीए ने सिलेबस में ये ऐड कर दी है, एस्ट्रासिएई,
मालवेसियई और पोएसियई, ये 3 फैमिली ऐड कर दी है और ये वाली डिलीट कर दी है, ऐसे वहां से एनसीईआरटी से हटा दी है। लेकिन एनसीईआरटी में एनटीए के सिलेबस में फैबेसी दे रखी। मैं आपको कुछ समझाता हूं क्या हुआ एग्जैक्टली। एनटीए के सिलेबस में नई फैमिलीज हैं, ये ऐड हो गई हैं, ठीक है सर। और रिटर्न सिलेबस में फैबेसी लिखी हुई है, सोलेनेसी नहीं लिखी, पर सोलेनेसी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो हम सेफ साइड क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ ना हो, ये 7 फैमिलीज हम लोग पढ़ेंगे, जितनी डिटेल आपको जरूरत है वो सारी पढ़ाऊंगा मैं। तो इस पूरे पार्ट से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा जी, यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा, यहां से डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन टाइप का, और कुछ फीचर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वाले पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे, रूट्स टाइम लीव को एकदम एनसीईआरटी से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको सारा समझ में आए। सही है भाई? स्लीप कब करते हो बेटा? स्लीप कब? रात में करते हैं। कल रात में टाइम नहीं मिला, 2-3 घंटे सो गए, बस हो गए काम। नोट सेम डे मिलेंगे। उर्मिया खान बेटा माफी चाहूंगा, 1-2 दिन मतलब दिक्कत थी, हम लोग बैंगलोर में थे, ट्रैवल था। एक ट्रैवल कैसा होता है कि जैसे अपने जहां रुकते हैं वहां से स्टूडियो ऑफिस दूर होता है, उसका ट्रैवल ऐसे करके। तो अभी तो घर के उसमें है, बहुत सारी चीजें अब करने के लिए आपके लिए, है ना। एग्जाम तक आपको पिटाई कर करके पढ़ाया जाएगा। चलिए चालू करें। हाँ, नहीं होती बेटा नींद पूरी, कोई बात नहीं। बच्चे मैं क्लियर बता देता हूं तेरे को, यकीन के लेक्चर और अब में डिफरेंस काफी आ गया। आप देखोगे तो चीजें बदल चुकी है, पर स्टिल वो बहुत बेटर है, क्योंकि और जो लोग पढ़ाते हैं उनके डिटेल से वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अब जो हम देखते हैं वो कुछ तरीके से पढ़ाते हैं, वो मतलब थोड़ा कंप्रेस टाइप का, वो मजा नहीं आता उसमें। तो आप कर सकते हो जैसे करना चाहो, पर अभी उतनी डिटेल लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है बेटा। यस, डर लगने की जरूरत नहीं है। सभी लोग रेडी रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो। कंप्लीट 11th का टेस्ट है 27 तारीख को, 27 फरवरी को कंप्लीट 11th का टेस्ट है। मैं पहले एडवांस में बता रहा हूं, मुझे सबके पूरे नंबर चाहिए, सबके पूरे नंबर चाहिए। मेंटली प्रिपेयर रहो एकदम से। आज हम लोग मॉर्फो में रूट्स टाइम लीफ पढ़ेंगे। जो बच्चे जस्ट ज्वाइन करें, दिमाग में रखो, मॉर्फोलॉजी में रूट्स टाइम लीफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस यस, 27 फरवरी अपने कैलेंडर में नोट कर लो बेटा। यस, आप सोचो 27 फरवरी को कितना टेस्ट है। अगर आप 720 नंबर का टारगेट लेके जा रहे हो, 180 नंबर का टेस्ट है, आपके 1/4 सिलेबस का टेस्ट है एक तरीके से, इतनी वेटेज का टेस्ट है। और इवन 11th में का अच्छा खासा वेटेज आता है, तो ठीक है, उतना टेस्ट है। और कभी आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा रिग्रेट करने का। डेली का प्लान बनाओ, चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, उसके असाइनमेंट फिर से बनाओ, फिर से नोट्स रिवाइज करो। नोट्स को मैंने बताया था तरीका, आपको रिकॉल कर, पहले रीड करो, फिर दिमाग में रिकॉल करो, और जो नहीं याद कर आ रहा है उसको लिख के देखो, फिर से लगो उस पे। यस बेटा, पूरे देखो, मेरी बात समझो ध्यान से। जो बच्चे अभी ज्वाइन करे हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, आपका 22 फैब को क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो पहले वाले क्यूमुलेटिव में हुआ उसको छोड़ के, है ना। उसमें आएगा लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा, यस। और आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल आ जाएगा, यस। फिर आ जाएगा आपका प्लांट किंगडम, और ये मॉर्फो आएगा और एनाटॉमी आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं दिक्कत है? ये आएगा क्यूमुलेटिव में, और ये 22 को है। सेम जूलॉजी में जो बचा हुआ था वो सारा क्यूमुलेटिव में आ जाएगा। अब उससे पहले सबके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो जाएंगे आपके। उसके बाद अब 27 तारीख को आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो 27 को पूरी बायो आएगी, 11th की फुल बायो। यस, आपके जो 17 या 18 चैप्टर जो भी हैं वो पूरे आ जाएंगे। यस सुग्रीव जी, मैं एक बार देख लेता हूं। चले चालू करें, चालू करें भाई। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट चालू करता हूं मैं भी। चलिए, चैट को प्राइवेट किया है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। मैंने कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी, ठीक है। मॉर्फो में हमारा फोकस किस पे रहेगा? इन्फ्लोरेसेंस में मैं क्या करने वाला हूं आपको, मैं एग्जांपल्स की एक फोटो भेजूंगा जो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए याद करनी है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूट्स फैमिली। एक बड़े साइंटिस्ट थी, उनका नाम दे रखा है कैथरीन ईसू। इनके बारे में हम जान लेते हैं। रीजन क्या है, जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो इनकी बुक्स लाइब्रेरी में लगी रहती थी,
ईसू नाम से, ईसू हम लोग बोलते थे, कैथरीन ईसू नाम है इनका। कैथरीन ईसू यूक्रेन से थी और फिर उन्होंने यूएसए में जाकर पीएचडी करी। तो आपको क्या आ सकता है इनके पास से? इनके पास से ये आ सकता है कि इनकी जो बुक है ना, उस बुक का नाम आ सकता है, क्योंकि जो इनकी बुक है ना, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, है ना, उसका नाम आ सकता है। ठीक है, यस, उसका नाम आ सकता है। और ऐसा आ सकता है कि किस बुक को वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी माना जाता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एनसाइक्लोपीडिया, मतलब कि सब कुछ उसमें है, वैसा कुछ। और इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस यूएसए में मिला था। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। सर कंट्री याद करनी है मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा, पर यूक्रेन में इनका जन्म होता है 1898 में, और लगभग ये 99 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं आराम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका नाम याद रखना और इनकी बुक। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बुक का नाम क्या है, कैथरीन ईशू का, वो है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। याद रह जाएगा, बस याद रह जाएगा इतनी बात। ठीक है, इतनी बात याद रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ठीक है, ये हम बोलते हैं। ठीक है, नेशनल मेडल ऑफ साइंस इनको कहां से मिला है, यूएसए से। यहां तक क्लियर है? यस, यस। चंदू जी अभी तो पहले 11th रिवाइज कर, तेरे को बोला 11th रिवाइज करने के लिए वो चीज। आगे चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है मॉर्फोलॉजी? हमारे पास क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हमारे पास काफी सारे मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम आप रूट पढ़ोगे, स्टेम पढ़ोगे, लीफ पढ़ोगे, है ना, फ्लावर एंड फ्रूट, इन सबके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? दूसरी चीज बेटा, मॉर्फोलॉजी जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आपको समझ में आ रहा है? मॉर्फोलॉजी जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है, वेरी करती है विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। यस। और प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट जो है वो शो करते हैं चेंज इन मॉर्फोलॉजी फॉर अडेप्टेशन इन डिफरेंट हैबिटाट। जिन बच्चों को नहीं पता, सिंपल डेफिनेशन है बेटा, मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट। आपको मैं समझाता हूं, दो ब्रांच है जो हम लोग एंजियोस्पर्म, लास्ट हमने क्या पढ़ा, एंजियोस्पर्म। एक्चुअल में एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट की एक सेपरेट चैप्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाती है और एक सेपरेट चैप्टर में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। प्लांट किंगडम की दो ब्रांच है एक तरीके से, जो दो तीन ब्रांचेस निकलती हैं। एक जाती है मॉर्फोलॉजी चैप्टर पे, जहां पर आप फ्लावरिंग प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ोगे। फिर जाती है एनाटॉमी में, जहां पर आप क्या पढ़ोगे, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ोगे। और तीसरी ब्रांच जो जाती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाती है, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो एंजियोस्पर्म को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, तीन अलग अलग चैप्टर उसके लिए डेडिकेट किए गए हैं। तीन अलग अलग चैप्टर क्या किए गए हैं, डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, यस, ठीक है, हाँ। अब यहां पर सिर्फ क्या है बेटा, देखो, इवन दो एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी, है ना, लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं उसकी स्टडी को। ठीक है, अब हम किस तरीके से, मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुने। हम क्यों पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम क्यों पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, वाई स्टडी मॉर्फोलॉजी? क्योंकि हमें क्या करना है बच्चे, हमें प्लांट की टेक्निकल डिटेल, उसके पार्ट्स की और उसकी अडेप्टेशन, जो भी चेंजेस हुए वो जानने हैं। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले समझो ध्यान से, चैप्टर को हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो देखो। देखो हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम हर एक पार्ट की डिटेल जानना चाहते हैं। डिटेल क्यों जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं रूट, स्टेम, लीफ कैसी दिखती है। उसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि एडेप्टेशन में कौन से चेंजेस हुए हैं, मतलब जब रूट ने एडेप्टेशन किया तो किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, वो हम पढ़ते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उनको यूज कर सकें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम प्लांट की टेक्निकल डिटेल, उसकी रूट, स्टेम, लीफ कैसी है वो जान सकें। दूसरा हम क्या जान सकें कि जब मान लो एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या होती है कि मान लेते हैं पानी कम है,
तो लीफ में किस तरह का स्टोमेटा चेंज हो गया। मान लेते हैं अब रूट जो है वो कैसी अलग टाइप की डेवलप हो गई, तो जैसे मान लेते हैं स्टोरेज वाली रूट डेवलप हो गई, सपोर्ट के लिए बरगद में रूट आ गई। तो अडेप्टेशन में क्या चेंजेस आते हैं, और दूसरा फिर फाइनली हम इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी प्लांट को देखते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक मस्टर्ड का प्लांट बनाया हुआ है, तो इसको, इस अपर पार्ट को जो रूट से ऊपर है, इस अपर पार्ट को हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट शब्द का मतलब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, स्टेम होता है, नहीं। और इस नीचे जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास ये प्लांट है, इसका ये अपर पार्ट है, इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। इसका ये लोअर पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो अपर पार्ट है इसको शूट सिस्टम कह रहे हैं, इसके लोअर पार्ट को, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, उसको रूट सिस्टम कह रहे हैं। हम सब लोग कई बार ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि शूट का मतलब स्टेम होता है, नहीं। शूट का मतलब होता है स्टेम, ब्रांच जिन पर लीफ, फ्लावर, फ्रूट लगा हो। तो शूट सिस्टम में मेरे पास क्या क्या आ जाता है मैं बता देता हूं। शूट सिस्टम में आपके पास स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपको क्या आ जाएगा बेटा, फ्लावर एंड फ्रूट आ जाएगा। फ्लावर एंड फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ये सबको मिलाकर शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में क्या आ जाता है, रूट एंड इट्स ब्रांचेस। तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये चैप्टर पढ़ाना। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रूट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिख लो जिसको लिखना है। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, किसकी, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एनवायरमेंट के साथ वेरी कर सकती है, और प्लांट क्या करता है, एडेप्टेशन शो करता है। किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, हैबिटाट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हैबिटाट, मतलब कंडीशन के हिसाब से। कुछ प्लांट पानी में मिलते हैं तो उन्होंने कुछ अलग तरह की रूट रख रखी है। क्लियर है? फिर हम क्या करते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि कुछ डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल पता चले, एडेप्टेशन पता चले, और यूज कर सके उसको इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट मतलब हमारे बेनिफिट के लिए यूज कर सके। शूट सिस्टम में मेरे पास आता है स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, और रूट सिस्टम में रूट और ब्रांचेस आते हैं। हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें बेटा। अनुष्का बच्चे आप एडमिट थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर्स देखें। ठीक है, प्लांट किंगडम का आराम से देख सकते हैं। ये सब आएगा बेटा, नोड, इंटरनोड, स्टेम का पार्ट होता है। मेरी बात सुन, मैंने यहां सीड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रूट का पार्ट है सीड। तो फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, नोड, इंटरनोड, सब रूट सिस्टम का पार्ट है। रूट सिस्टम में क्या आती है, रूट और ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, रूट से। यस, हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। चालू करें। सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट बोल रहे हैं। ठीक है, रूट के हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा, बेसिक फीचर पढ़ते हैं। रूट के हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे, क्या क्या होता है रूट में। ठीक है, बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रूट कैसा पार्ट है, मैं आपसे पूछूं रूट कैसा पार्ट है, जल्दी बताओ बेटा। रूट मेरे पास अंडरग्राउंड पार्ट है। कैसा पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है। सही है सर? ठीक है, दूसरी चीज जो आपको रूट के लिए बात याद रखनी है, ये डेवलप होता है किससे, रेडिकल से। किससे डेवलप होता है, रेडिकल से। रेडिकल क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है नहीं पता है, देखो ध्यान से। जब सीड जर्मिनेट करता है तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बनते हैं। ये कैसा सीड है सर, ये जर्मिनेटिंग सीड है, नॉर्मल सीड नहीं है। ये कैसा सीड है सर, जर्मिनेटिंग सीड है। तो इस वाले को अपने क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं इस वाले को, प्लूम्यूल, जो आगे जाकर शूट बनाएगा। इसको अपने क्या बोलते हैं, रेडिकल, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। यस और नो, यस और नो। और ये रेडिकल प्लूम्यूल किससे आते हैं, एम्ब्रियो से आते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? बेटा फ्लावर बड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। आ जाओ। अच्छा, रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो रूट क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। क्या है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाती है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अंडरग्राउंड पार्ट है, डेवलप करता है रेडिकल से, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और पॉजिटिव ही क्या है बेटा, पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक है।
हाइड्रो का मतलब होता है पानी की तरफ भी जाती है, रूट पानी खोज लेती है। और वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि लाइट से दूर जाती है। क्लियर है? रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। नोड एंड इंटरनोड की क्या कहानी है जरा समझाता हूं। नोड एब्सेंट होते हैं, पहले समझो ध्यान से नोड क्या होती है। इधर देखो, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। ब्रांच में क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप नोड कहते हो। नोड वो होती है जहां से लीफ बनती है और यहीं से मेरे पास ब्रांच बनती है। आप समझो ध्यान से, नोड वो जगह है जहां से आपके पास लीफ बनती है और यहीं से मेरे पास ब्रांच आती है। इस जगह को कहते हैं नोड, इस जगह को कहते हैं नोड, और इसके बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? रूट में क्या होता है, रूट में नोड इंटरनोड नहीं होती, तो पहली बात तो लीफ नहीं होती। और जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ा अंदर से आती हैं ऐसे। जो स्टेम ब्रांच होती है बेटा, स्टेम की जो ब्रांच होती है वो नॉर्मली एक्सोजीनस होती है। एक्सोजीनस का मतलब होता है सरफेस से बनती है, सरफेस से बनती है। जो ये रूट ब्रांच है ये अंदर से आती है। तो रूट ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट ब्रांच को हम बोलते हैं एंडोजीनस। क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज बेसिक फीचर, ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज बेसिक फीचर्स, तो रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है, डेवलप करता है रेडिकल से। रेडिकल मतलब इससे डेवलप करता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ जाना। समझ रहे हो? कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये क्या है बेटा, ये मूव करेगा ग्रेविटी की तरफ, मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ग्रेविटी की तरफ जाएगा, उसके अलावा पानी की तरफ जाएगा। इसमें नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं, और जो रूट ब्रांच होती है वो एंडोजीनस होती है। एंडोजीनस का मतलब होता है अंदर से आती है। यहां पर इतनी दिक्कत है किसी को इस बात में? बोलो भाई, इतनी दिक्कत है? इतनी दिक्कत है, जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत? आसान टॉपिक बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रूट के कुछ फीचर याद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको दिमाग में बैठाना है ये कि नोड और इंटरनोड रूट में नहीं होती। सही है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है, रेडिकल से डेवलप करता है। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रूट सिस्टम। क्या होता है रूट सिस्टम? क्योंकि रूट तो ठीक है, रूट इसे कहते हैं, ये रूट है। अब क्या होता है बेटा, रूट की ब्रांचेस भी होती हैं। तो रूट सिस्टम का मतलब होता है रूट, उसकी ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ रूट, और उस पर पानी एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर होते हैं। उन सबको एक साथ, उन सबको एक साथ टुगेदर क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? रूट, रूट की ब्रांचेस, रूट हेयर, सबको मिलाकर अपने क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, एक रूट सिस्टम जो होता है वो होता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है डाइकॉट में मिलता है। किस में मिलता है? डाइकॉट में। ध्यान से देखेंगे बेटा, वो प्रेजेंट होता है डाइकॉट में। किसमें प्रेजेंट है? डाइकॉट में। अब उसमें मेरे पास ध्यान दे, देखो कैसी कैसी रूट होती है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। दिस इज प्राइमरी रूट। तो टैप रूट सिस्टम में क्या है, प्राइमरी रूट होती है। देखो एनसीईआरटी क्या बात लिखती है, सुनना ध्यान से। प्राइमरी रूट क्या है, ध्यान सुनेंगे, ये जो रेडिकल है इसी के आगे बढ़ने से होती है। तो प्राइमरी रूट कैसे डेवलप होती है? डेवलप फ्रॉम डायरेक्ट, ये लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, ये लाइनें याद रखनी है बेटा। डेफिनेशन आएगी डायरेक्ट इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है बड़ा होना। इलोंगेशन ऑफ, किसकी इलोंगेशन? ऑफ रेडिकल। तो प्राइमरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट क्या होती है? जो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से। ये लाइन पूछेगा डायरेक्ट, मतलब डेफिनेशन में लिखी होगी। उसके बाद मेरे पास जो रूट है इसको आप सेकेंडरी रूट कहते हो या रूट ब्रांच कह सकते हो। ये टर्शरी रूट है, तो ये मान लो सेकेंडरी रूट हो गई। यस, सेकेंडरी रूट हो गई। ये वाली जो हो गई ये हो गई टर्शरी रूट।
और इन्हीं पर फिर हमारे पास रूट हेयर्स बनते हैं। यस, तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट जो है बेटा, इनको हम रूट ब्रांचेस कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रूट ब्रांचेस। और एनसीईआरटी कहती है दे आर ब्रांचेस ऑफ सेवरल ऑर्डर। क्या मतलब है? सेवरल ऑर्डर का मतलब हो गया मेरे पास कि पहले ये बनी, देखो बेटा, ये वाली जो है, आप समझो, ये वाली जो है ये सेकेंडरी रूट है, ये सेकेंडरी हो गई, और ये वाली जो है मेरे पास ये टर्शरी हो गई। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो हैं, ये रूट की ब्रांचेस हैं। सेवरल ऑर्डर का मतलब पहले सेकेंडरी बनती है फिर टर्शरी बनती है, ये कहना चाह रहा है। और फिर इनके ऊपर क्या हो सकते हैं? हो सकता है इसके ऊपर रूट हेयर हो सकता है सेकेंडरी के ऊपर हो सकता है यहां प्राइमरी के ऊपर हो, तो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सेकेंडरी रूट क्या करती है? ये ग्रो करती है किसी एंगल पे, ग्रो एट एंगल, किसी एंगल पे ग्रो करेगी, ठीक है। और अच्छा, इसके नीचे मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। यहां पर क्या प्रेजेंट है? रूट कैप प्रेजेंट है। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपको क्या याद रखना है? टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक मेन रूट होती है जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बनती है, वो नीचे की तरफ ग्रो करती जाती है, उस पे जो रूट ब्रांचेस बनती है सेवरल ऑर्डर। सेवरल ऑर्डर मतलब सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, उसके आगे भी बन सकती हैं, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं। उन पर क्या डेवलप होते हैं? रूट हेयर डेवलप होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? प्राइमरी वो समझ में आ रहा है? टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम का मतलब डायरेक्ट रेडिकल के इलोंगेशन से जो रूट बनती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, और उसकी ब्रांचेस को मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? डाइकॉट। डाइकॉट का एग्जाम्पल मेरे पास मस्टर्ड प्लांट है। क्या है? मस्टर्ड प्लांट है। याद रहेगा? यहां तक याद रहेगा? पहले बताओ, यहां तक हो जाएगा? यहां तक हो जाएगा? बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि पानी की तरफ जाती हैं। आपने देखा है कि रूट जो है ना, जहां पानी होता है उधर मूव कर जाती है, तो रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होती है। बेटा, रूट कैप नॉर्मली प्राइमरी रूट पे होती है, उसका रीजन भी बताऊंगा आगे जाके, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चे? एक और मेरे पास रूट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है, ध्यान सुनेंगे, फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है ना, वो लॉस्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम, और बेस ऑफ स्टेम से लार्ज नंबर ऑफ रूट्स डेवलप करती है। ये आया था क्वेश्चन बेटा कि फाइब्रस रूट कैसे डेवलप करती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये स्टेम है किसकी? गेहूं की स्टेम है मान लो, ये स्टेम है, ग्रास की स्टेम है मान लेते हैं, या वीट की स्टेम है। ये किसकी स्टेम है? ये वीट की स्टेम है, ठीक है? यस, इससे मेरे पास ये प्राइमरी थी, ये प्राइमरी रूट बनी थी जो बाद में पता नहीं चल रही है। अब बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारी रूट आ गई। ये क्या है? ये स्टेम का बेस है ना, स्टेम का बेस है। और ये वाली रूट्स को हम क्या कह रहे हैं? फाइब्रस। मेरी बात समझो ध्यान से, क्या कह रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि फाइब्रस रूट क्या होती है कि जो प्राइमरी रूट है वो कुछ समय के बाद पता नहीं चलती, इनसिग्निफिकेंट हो गई। जैसे ये पिंक कलर की प्राइमरी है, फिर इस बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारी रूट आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। तो अपने दिमाग में आपने क्या बिठाना है? अपने दिमाग में आपने ये बिठाना है, फाइब्रस कहां से आएगी? फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से। प्राइमरी कहां से आएगी? अरे प्राइमरी कहां से आएगी? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? एक रूट होती है, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस क्या होता है पहले समझो। देखो, कोई भी चीज के आगे जब एडवेंटिशियस लगा हो तो याद रखना इसका मतलब होता है उसकी नॉर्मल जगह के अलावा। तो नॉर्मली रूट कहां से आती है बताओ?
नॉर्मली रूट रेडिकल से डेवलप करनी चाहिए। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? इट डेवलप अदर फ्रॉम रेडिकल। ध्यान से सुनो, इट डेवलप अदर फ्रॉम रेडिकल, अदर प्लेस फ्रॉम रेडिकल, इट डेवलप प्लेस अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल में क्या क्या आ सकता है जरा समझो। आपने देखा है बेटा, आपने देखा है, ध्यान से सुनेंगे, आपने देखा है कि जैसे मेज है, ध्यान से देखेंगे, मेज है, आपने भुट्टे का प्लांट देखा, मेज देखा आपने, ऐसा मेज का प्लांट होता है, ऐसे ऐसे मेज की स्टेम है, ठीक है, उस पर मेरे पास ये ऐसे नोड होती हैं, ये नोड है, ठीक है। तो ये तो फाइब्रस रूट है, ये उसकी फाइब्रस रूट है, पर उसके अलावा आपने क्या नाम है, मेज में देख लो या शुगर केन में देख लो, मेज में या शुगर केन में इस तरीके से देखा है, नोड से रूट आती है, ऐसे नोड से। तो ये कहां से आ रही है? ये रूट फ्रॉम नोड, ये कहां से आ रही है? नोड से आ रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एडवेंटिशियस रूट का। यहां तक समझ में आ रही है? कहां से आ रही है? नोड से आ रही है। ऐसे ही आपने देखा है, मान लो मेरे पास ये लीफ है, ऐसे इस लीफ पर ऐसे बड बन गई, यहां से रूट आ गई, यहां से रूट आ गई ऐसे। तो कहीं ना कहीं अगर अदर देन रेडिकल रूट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस। आपने बरगद का पेड़ देखा है, ऐसे बरगद के पेड़ की ये ब्रांच होती है, ऐसे ब्रांचेस होती हैं, ऐसे आपने देखी होंगी। अब उन ब्रांचेस में आप देखो, खुद से सोचो बेटा, आप देखो खुद से, ये मान लो ट्री है मेरे पास बरगद का, तो रूट जो है वो यहां से आ रही है, रूट जो है यहां से आ रही है, यहां से। तो ये कहां से आ रही है बेटा? ये बरगद का पेड़ है, बेनियन, तो इसमें कहां से आ रही है? इसमें रूट आ रही है कहां से? फ्रॉम ब्रांच। कहां से आ रही है? ब्रांच से आ रही है। तो यहां पर आप देख रहे हो, नोड से आ सकती है, ब्रांच से आ सकती है। इन सबको हम क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट। इनको हम क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट। यस, क्लियर? इसको हम क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो रूट फ्रॉम ब्रांच जो होती है, इसको कहते हैं प्रॉप रूट। और ये किसके लिए होती है? ये सपोर्ट के लिए होती है। किसके लिए होती है? सपोर्ट के लिए होती है। और ये वाली जो होती है, नोड से आ रही है, शुगर केन में, मेज में, इसको स्टिल्ट रूट कहते हैं, ये भी सपोर्ट के लिए होती है। यस। तो रूट अगर अदर देन रेडिकल आए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोल सकते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोल सकते हैं। तो 3 डेफिनेशन है जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे मान लो मैं कहूं व्हाट इज फंक्शन ऑफ रूट, एक बार क्या पूछेगा इस तरीके से, सिंपल, आपके हिसाब से रूट का क्या काम होता है, कौन बताएगा? रूट का क्या काम होता है, कौन बताएगा? फंक्शन क्या है रूट का, कौन बताएगा? सबसे पहले ध्यान से देखो, ये रूट है, रूट पे मेरे पास रूट हेयर होते हैं। पहले पूरी बात समझना, रूट पर मेरे पास ऐसे रूट हेयर होते हैं, पानी रूट हेयर एब्जॉर्ब करती है। फिर रूट के अंदर मेरे पास ऐसे पाइप होते हैं जाइलम के, इस तरीके से पाइप प्रेजेंट होते हैं जाइलम के। यहां से मान लो, यहां से मेरे पास पाइप प्रेजेंट है, यहां से क्या है बेटा? पाइप प्रेजेंट है ऐसे, यहां से मेरे पास पाइप प्रेजेंट है ऐसे, उससे पानी ऊपर जा रहा है, जाइलम का पाइप है मान लो। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला काम है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? वाटर एंड मिनरल। और ये कहां से होता है? ये कहां से होता है? फ्रॉम रूट है। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, कुछ प्लांट्स की रूट जो है वो बाहर की तरफ दिखती हैं आपको, है ना, बाहर की तरफ दिखती है। मेरी बात समझा ध्यान से बच्चे? फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि बेस ऑफ स्टेम से आती है, पर एनसीईआरटी क्लियरली इस बात को नहीं लिखती है, ठीक है। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? रूट एयर से। दूसरा ये काम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको जाइलम के पाइप से, ये जाइलम है मान लो, तो जाइलम के पाइप से इसको ऊपर ले जाना, बहुत सारे पाइप होते हैं। तो दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है बच्चे, उसको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट भी करना है। तीसरा क्या है? ये एंकरेज देता है। एंकरेज का मतलब होता है प्लांट को सपोर्ट देना, एंकरेज एंड सपोर्ट। तो कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज होते थे, सर सपोर्ट तो ये वाली रूट भी दे रही है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है। तो नॉर्मल जो एंकरेज एंड सपोर्ट है किसको? प्लांट को, वो कौन देती है? रूट देती है। उसके अलावा कुछ प्लांट हार्मोन भी बनते हैं,
सम प्लांट हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन वो रूट में बन जाते हैं, है ना, साइटोकाइनिन, उनकी सिंथेसिस भी कौन करती है? रूट करती है। तो क्या मुझे रोल याद हो गए? पहला रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ पानी, दूसरा उनका ट्रांसपोर्ट, तीसरा सपोर्ट देना, एंकरेज का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट देना ऐसे, और कुछ प्लांट हार्मोन्स की सिंथेसिस भी रूट करती है। ये इसके फंक्शंस हैं। क्लियर है? एंकरेज क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये मार्कर है, ये सीधा अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, इसको मिट्टी में दबा दो ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो रूट क्या करती है? प्लांट को ऐसे ब्रांच बन गई है ना, और मिट्टी के सपोर्ट से वो उसको एंकरेज देती है। एंकरेज का मतलब उसको सीधा खड़ा होने में एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है? यस। तो ये रूट की बेटा हमारे पास कहानी है छोटी सी। अभी आपको क्या पढ़ना है जरा देखो एक बार। ठीक है, देखो इसने सिंपल बोला है, इन पे यहां पे जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूं उन पे ध्यान रखना आप। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। जो कहां ग्रो करती है? जो ग्रो करती है इनसाइड सॉइल। क्यों ग्रो करती है? क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जाती है। उसके बाद वो लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड में, सेवरल ऑर्डर। लेटरल का क्या मतलब होता है? साइड में। मेरी बात समझो ध्यान से, ये रूट बनी, ये प्राइमरी रूट है, ये रेडिकल से बनी है। उसके बाद ये एक ब्रांच हो गई सेकेंडरी, ये टर्शरी। तो इनको लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड में, दैट रिफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा। ठीक है, उनको हम क्या नाम देंगे? इसको सेकेंडरी बोल दिया, इसको टर्शरी बोल दिया। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट और ये ब्रांचेस हैं, वो क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इन मोनोकोट प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। देख लो, मोनोकोट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, उसके उसको रिप्लेस करती है लार्ज नंबर ऑफ रूट। और वो कहां से आती है? बेस ऑफ स्टेम से। ये आया था नीट में, बेस ऑफ स्टेम से, शायद 2021-20 में आया था, ये 2020 या 21 में आया था नीट में। उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बरगद, रूट्स अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, उनको कहते हैं एडवेंटिशियस। अदर का मतलब होता है अदर देन रेडिकल। अब यहां पर आपने इनके एग्जांपल्स याद करने हैं, नहीं तो फंस जाओगे। तो एडवेंटिशियस रूट में उसने क्या क्या एग्जांपल दिया है? उसने एग्जांपल दिया है क्या क्या? ग्रास। ग्रास में आपने देखा है, कितने लोगों ने देखा है कि घास जब ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है तो और रूट आती है। घास में सबने देखा है कि घास जब ऐसे ग्रो करती है तो एक तो मेन रूट है ही उसकी, यहां से भी रूट आती है, उसको एडवेंटिशियस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस। ग्रास के बाद आ जाएगा मेरे पास मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा कौन सा प्लांट होता है भी दिखा रहा हूं। उसके अलावा मेरे पास आ जाता है बरगद। इनके अंदर क्या है बेटा? इनके अंदर मेरे पास कौन सी रूट है? ये कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बरगद का पेड़ डाइकॉट है, तो क्या उसमें टैप रूट होगी? हाँ, पर उसमें एडवेंटिशियस भी होगी। यस, ऐसे ही ग्रास है, इसमें फाइब्रस के अलावा एडवेंटिशियस भी होगी अलग से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? ये देखो डायग्राम दे रखा है, ये देखो डायग्राम दे रखा है, ये टैप रूट का डायग्राम दे रखा है, ये फाइब्रस रूट का दे रखा है, और यहां पर ये जो निकल रही है, समझो ध्यान से, यहां पर ये जो रूट्स निकल रही हैं, ये देख रहे हो, ये किससे आ रही है? सर नोड से आ रही हैं। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का। हो गया? समझ आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब मेन फंक्शन देखो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, दूसरा है एंकरेज। ठीक है, तीसरा है स्टोरिंग फूड, रिजर्व फूड मटेरियल, कुछ खाना तो स्टोर होता ही है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो स्टोरेज क्या है आपको समझना पड़ेगा, कुछ फूड स्टोर जरूर होता है रूट में, ऐसा नहीं है, सम फूड, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे गाजर मूली में तो बहुत ज्यादा है। स्टोरेज ऑफ सम फूड, स्टोरेज ऑफ सम फूड, रूट में फूड स्टोर होता है, कुछ फूड स्टोर होता है। क्लियर है? ये इसका फंक्शन है। चले आगे, अब चले आगे, रूट का स्ट्रक्चर देखें, प्राइमरी रूट का। यहां तक कर लेंगे बेटा, हम यहां तक कर लेंगे। मनी प्लांट बेटा फाइब्रस रूट भी एक्सोजेनिक होनी चाहिए, हाँ होने दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, बेस ऑफ स्टेम से आएगी, याद रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, और ये लास्ट टॉपिक है रूट का। हम मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डिलीट हो गई है। अब सुनो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको।
आप जब प्राइमरी रूट देखते हो ना, वो कुछ इस तरीके की है। ये प्राइमरी रूट है आपके पास, ठीक है सर। प्राइमरी रूट में हमारे पास एक पार्ट है जो यहां पर इस तरीके का है, ऐसा। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रूट कैप। ये देखो इसकी शेप कैसे, इसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास इस रूट कैप से जस्ट ऊपर यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। यहां पर क्या है, डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेल्स जिनकी लंबाई बढ़ रही है, ये रे। और उसके बाद यहां पर वो सेल्स हैं जो परमानेंट हो गए हैं, ऐसे। ये वो सेल्स हैं जो परमानेंट हो गए हैं। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये वो सेल्स हैं जो परमानेंट हो गए हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले इसको मैंने रूट कैप बोला है। ये जो जोन है इसको मैंने मेरिस्टेमेटिक बोला है। मेरिस्मेटिक जोन का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल। यहां पर होती है जोन ऑफ इलोंगेशन, और यहां पर ये पूरी, जिसमें कहीं कहीं पर मेरे पास ये रूट हेयर है। याद रखो, रूट हेयर सिंगल सेल की आउटग्रोथ होती है, लाइक राइजोइड्स ऑफ लिवरवर्ट और मॉस लिवरवर्ट। ये रूट हेयर है, ठीक है। इस पूरी को मैंने क्या बोला है, मैच्योरेशन जोन। अब आप देखते हुए चलो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहला पार्ट मेरे पास क्या है, रूट कैप। आप मुझे बताओ, मैंने यहां पर लिखा है रूट कैप। रूट कैप की शेप कैसी है सर, ऐसी है, ऐसी। इसको कहते हैं थिम्बल शेप, समझो। तो सबसे पहला पार्ट जो मुझे डिटेल में पढ़ना है, वो पढ़ना है मैंने रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। ये मेरिस्मेटिक जोन में ये टिप पर हैं, ये सॉफ्ट सेल्स हैं। तो रूट कैप जो है सबसे पहले कैसी है, थिम्बल शेप। कैसी है, थिम्बल शेप। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कैसी शेप है, यस। कैसी शेप है, थिम्बल शेप है। थिम्बल समझ में आता है, थिम्बल मतलब ऐसे फिंगर को कोई चीज ऐसे कवर कर रही है, थिम्बल शेप हो गई, ठीक है, यस, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इनका काम क्या होता है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। टेंडर का मतलब होगा सॉफ्ट, जैसे कोकोनट का टेंडर जस्ट बना हुआ। कोकोनट का जो एंडोस्पर्म था उसको टेंडर पार्ट कह रहे, तो टेंडर मतलब सॉफ्ट। टेंडर एपेक्स, इसका मतलब हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। ये उसको बचाता है, किसको बचाता है, मेरिस्मेटिक जोन को बचाता है, क्योंकि वहां पर सॉफ्ट सेल्स है, यस, उसको प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप कहां एब्सेंट नहीं होती, ये क्वेश्चंस पूछे में। रूट कैप कहां एब्सेंट होती है बता देता हूं। रूट कैप जो है बेटा, वो एब्सेंट होती है किसमें, एक्वेटिक प्लांट में, क्योंकि वहां पर हार्ड चीज नहीं है। एक्चुअल में क्या है बच्चे, टेंडर एपेक्स जो है, जो जो मेरिस्मेटिक जोन है, वो क्या करता है, वो एंटर करता है सॉइल में, तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो रूट कैप क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट में नहीं होगा, या कोई ऐसी रूट है जो एरियल रूट है। एरियल का मतलब होता है हवा में, जैसे कि प्रॉप रूट या सेकेंडरी रूट में। इन रूट्स में मेरे पास रूट कैप नहीं होती, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, इनमें रूट कैप नहीं होती। उसका एक रीजन है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, आपको समझना पड़ेगा, पहले समझ लो ताकि आपको पहले ये बात समझ में आ गई सबको। सबको ये बात समझ में आ गई, रूट कैप क्या है बेटा, एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है, ये मेरिस्मेटिक जोन को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए। यहां सॉफ्ट सेल्स है, ठीक है। किस में नहीं होता, एक्वेटिक प्लांट में नहीं होगा, क्योंकि वहां पानी के अंदर है, हवा में जो रूट है। सेकेंडरी टर्शरी में क्या होता है, जरा देखेंगे एक बार, मेरी तरफ देखेंगे बेटा। सेकेंडरी टर्शरी रूट में क्या होता है, पहले एक बार देख लो, आपके डायग्राम आपके काम का है। प्राइमरी रूट में डिवाइडिंग सेल्स यहां होते हैं, यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं।
तो इन डिवाइडिंग सेल्स को, जिनको मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप चाहिए। सेकेंडरी रूट के डिवाइडिंग सेल्स यहां नहीं है, वो यहां होते हैं, यहां होते हैं, क्योंकि उनकी रूट ऐसे अंदर से बढ़ती है बाहर की तरफ ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो यहीं से बढ़ जाएगी, तो इनके डिवाइडिंग सेल अंदर है, ये डिवाइडिंग सेल यहां है। इस वजह से क्या है बेटा, इस वजह से क्या है, आप समझ रहे हो, ये अंदर से बनती है रूट ऐसे। इस वजह से यहां रूट कैप नहीं चाहिए और यहां चाहिए रूट कैप। ये वाली बात समझ में आई है सबको? ये वाली बात समझ में आई है, सेकेंडरी रूट वाली बात? थिम्बल, थिम्बल का मतलब होता है ऐसी बेटा, थिम्बल इसे कहते हैं, ऐसी शेप को थिम्बल कहते हैं। ऐसी शेप जो होती है उसे थिम्बल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई? रूट कैप समझ में आ गया? अब रूट कैप के बाद मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, देखो इसके पास में, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल में मेरे पास रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी मतलब मेरिस्मेटिक जोन है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये क्या है बेटा, इस रीजन में हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स प्रेजेंट है, क्या फीचर है, किसी को याद है डिवाइडिंग सेल के क्या फीचर है? किसी को याद है? स्मॉल साइज होंगे, स्मॉल साइज, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस। किसी को याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस, स्मॉल साइज, लार्ज न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके अलावा मैनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। ये सब किसके फीचर हैं? हाँ भाई, ये सब किसके फीचर हैं? ये सब किसके फीचर हैं बच्चे? ये फीचर हैं किसके, बताओ? ये फीचर हैं किसके? ये फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक सेल। अब मेरी बात सुनो, और ये मेरिस्मेटिक रीजन कहां है? प्रॉक्सिमल टू रूट कैप। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है रूट कैप से जस्ट बाद, उससे कुछ मिलीमीटर के ऊपर, फ्यू मिलीमीटर ऊपर। तीसरा मेरे पास देखो, ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये फर्स्ट जोन हो गई, दिस इज फर्स्ट जोन, दिस इज सेकेंड जोन, और ये पूरा थर्ड है। तो मेरे पास सेकेंड थर्ड, यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, तो यहां पर कौन सा है मेरे पास? जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या हो रहा है बेटा? सेल एनलार्ज हो रहे हैं एंड इलोंगेट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? हाँ भाई, इलोंगेट का मतलब लंबा। यस, ये जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है बेटा, किसके पास में है? प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक जोन। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होता है? जस्ट पास में, ऐसे इधर, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक जोन। कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे। प्रॉक्सेल एनलार्ज हो रहे हैं और इलोंगेट हो रहे हैं। अच्छा, इस जोन के जो सेल्स हैं, इस जोन्स के सेल्स जो हैं क्या होंगे? इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। अभी डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इनका साइज बढ़ रहा है। सही है। अब ये जो सेल्स होंगे व्हेन मैच्योर होंगे तो क्या बन जाएंगे? बिकम पार्ट ऑफ मैच्योरेशन जोन। मतलब क्या हुआ? ये जो सेल्स हैं इनका साइज बढ़ रहा है। जब इनका साइज बढ़ने के बाद दो ऑप्शन है, या तो ये डिवाइड करेंगे तो इसका पार्ट बन जाएंगे, या तो ये क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे? मैच्योर हो जाएंगे। तो किसका पार्ट बन जाएंगे? मैच्योरेशन जोन का। तो ये जो जोन है वो एक्चुअल में रूट की ग्रोथ कराती है। दिस जोन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। रूट की ग्रोथ यही कराती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
क्या जोन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स हैं वो परमानेंट सेल्स होते हैं? यस और नो? कौन बताएगा कमेंट में? कौन बताएगा बेटा? क्या जोन ऑफ इलोंगेशन के सेल्स परमानेंट होते हैं? यस और नो? नहीं होते। इसका मतलब ये सेल्स परमानेंट नहीं है। यस, ये सेल्स क्या है बेटा? परमानेंट नहीं है। मेरी बात समझो ध्यान से, ये परमानेंट नहीं है। जब इनका साइज बढ़ जाएगा तो ये परमानेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, पहले समझो इस बात को, पहले ऐसे समझो, इधर देखो, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास ये एक रूट है, इधर देख, मेरी तरफ देख, ये एक रूट है, ठीक है। इसमें ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां पे ये डिवाइडिंग सेल्स है। अब ये वो सेल है जिसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका साइज बढ़ रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल, और ये वाले परमानेंट सेल्स हैं, यहां पे मैच्योरेशन जोन है। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये वाली जो जोन होती है बहुत बड़ी होती है, मैच्योरेशन वाली, ये बहुत छोटी होती है ये वाली। और जाइलम जो है एक मैच्योर टिश्यू है, तो जाइलम कौन सी जोन में प्रेजेंट होगा? अंदर। जाइलम प्रेजेंट होगा मैच्योरेशन वाले में, और मैच्योरेशन वाले में ही रूट हेयर बनती है। मेरा पॉइंट यह है कि जो इलोंगेशन वाली जोन के सेल्स हैं, भाई पहले तो उनका साइज बढ़ गया, अब अगर वो डिवाइड हो गए तो उसका ये, भाई डिवाइड होके दो सेल बन गए, तो वो किस जोन का पार्ट हो गए? मेरिस्मेटिक का। और अगर ये मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए तो किसका पार्ट बन गए? मैच्योरेशन जोन का। इसका मतलब जो सेल का साइज बढ़ रहा है ना, वो इलोंगेशन जोन में। अगर वो डिवाइड कर जाता है, अगर वो डिवाइड कर जाता तो मेरिस्मेटिक हो गया, लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो अब सुने ध्यान से, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है आपको समझाने का, यहां पर पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी भी रूट का सबसे बड़ा पार्ट मैच्योरेशन जोन होता है। मैच्योरेशन जोन में जहां पे पानी होता है वहां रूट हेयर होते हैं, सब जगह नहीं होते। यहीं पर जाइलम का पाइप होता है। अब ये जो इलोंगेशन वाले सेल्स हैं, अगर मान लो ये मैच्योर हो गए तो ये भी तो मैच्योरेशन का पार्ट हो गए। इसका मतलब ये जो इलोंगेशन वाले सेल्स हैं यही रूट की ग्रोथ कराते हैं। सर मेरिस्मेटिक जोन क्या करता है? बच्चे यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, पर डिवाइडिंग सेल्स ग्रोथ नहीं करा सकते। रीजन क्या है? डिवाइडिंग सेल तो डिवाइड करके बना है। एक्चुअल में क्या है? ग्रोथ सेल की लेंथ बढ़ने से होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे प्रभु मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इलोंगेशन वाली जोन के सेल्स हैं, ये इलोंगेशन वाली सेल्स के जोन से सेल्स हैं ये, और यहां पर वो सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है सर। कुछ टाइम के बाद यहां से और सेल्स होंगे जो इलोंगेट कर रहे होंगे, सही है। ये अब इलोंगेट कर रहा था, और ये वाले सेल्स जो है ये मैच्योर हो गए। कुछ टाइम के बाद ये वाले सेल्स मैच्योर हो गए थे, ये भी हो गए, और अब ये वाले सेल्स जो हैं वो इलोंगेट कर रहे हैं, और इनके इलोंगेट होने के बाद डिवाइड करके जो बने ये। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मैच्योरेशन वाली जोन है वो इनके मैच्योर होने से बनती है, तो कुछ टाइम के बाद ये मैच्योरेशन जोन में आ जाएगा, सही है। फिर ये आ जाएगा, इनसे जो और सेल बनेंगे वो इलोंगेशन में। अगर आप ध्यान से देखो, धीरे धीरे मैच्योरेशन जोन की ग्रोथ होती है, पर ग्रोथ कराता कौन है? इलोंगेशन। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ बढ़ रही है। आप समझो ध्यान से, यहां पर वो सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं। मान लो ये सेल डिवाइड किया, ये सेल्स हैं, ये सेल्स डिवाइड करके बने हैं। अब अगर इसकी लेंथ बढ़ने लग जाए तो ये इलोंगेशन जोन में आ जाएगा, ये इलोंगेशन में है ही, अब ये मैच्योरेशन में आ जाएगा। अब इसने डिवाइड करके और सेल बना रखे हैं। एक्चुअल में क्या है बेटा? एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा, ये जो डिवाइडिंग जोन है इसके सेल्स और इसके सेल्स कांस्टेंट रहते हैं। लंबाई किनके सेल्स की, सॉरी कौन सी जोन बढ़ती है? मैच्योरेशन। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये वाले मैच्योरेशन हो जाएंगे, फिर ये मैच्योरेशन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब समझ में आ रहा है? यस, मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है कि ये इलोंगेशन, ये मेरिस्मेटिक जोन है, ये इलोंगेशन जोन है, और ये उसके ऊपर मैच्योरेशन आएगी। अब मान लो ये सेल्स मैच्योर हो गई ये वाले, तो यहां के कुछ सेल्स इलोंगेट होंगे, सही है।
अब जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके और बन गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो रूट की ग्रोथ करा रहा है, क्योंकि जब तक सेल, देखो ये एक सेल है, इसको डिवाइड करके आपने 2 सेल बना दिए, ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक लेंथ नहीं बढ़ेगी सेल्स की। तो इलोंगेशन ग्रोथ कराती है, पर ग्रोथ होती किसकी है? मैच्योरेशन जोन की। मैं यही चीज समझा रहा हूं। दिस जोन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। ऐसे ही मेरे पास जोन ऑफ मैच्योरेशन है। अब जोन ऑफ मैच्योरेशन किसके प्रॉक्सिमल है ये बताओ, किसके प्रॉक्सिमल है? इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें परमानेंट सेल्स हैं। इसमें कैसे सेल्स है? परमानेंट सेल्स या मैच्योर सेल्स हैं। ये लार्जेस्ट जोन होगी, सबसे बड़ी जोन यही होगी। इसके कुछ सेल्स, सम सेल्स क्या बनाएंगे? उनके पास रूट हेयर है। यस, जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर है? और ये किसके प्रॉक्सिमल है? प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन। आप समझने की कोशिश करो, रूट में क्या हो रहा है। ये वाले सेल मैच्योर बन गए, सही है, ये वाले सेल मैच्योर है, कुछ टाइम पे ये मैच्योर हो जाएंगे, कुछ टाइम पे ये मैच्योर हो जाएंगे। तो डिवाइडिंग सेल्स कुछ क्या बन जाएंगे? इलोंगेशन। फिर और डिवाइडिंग सेल्स हैं वो मेरिस्मेटिक में है। तो धीरे धीरे मेरिस्मेटिक वाले इलोंगेशन में कन्वर्ट होंगे, इलोंगेशन वाले मैच्योरेशन में। पर मैच्योरेशन के सेल्स का नंबर बढ़ेगा, इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक का कांस्टेंट रहेगा। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बगल में यहां कोई खड़ा, एक वो वहां खड़ा, मैंने कुछ सामान लिया, उसको पास किया, उसको आगे पास किया। मेरे पास गिवन टाइम पर तो एक ही चीज है ना, उसके पास भी एक ही होगी, पर फाइनली जिसके पास जा रहा है उसमें बढ़ता जाएगा ना। इसीलिए ग्रोथ एक्चुअल में मैच्योरेशन जोन की होती है। इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक बहुत बड़े होते नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके सेल्स फाइनली मैच्योरेशन में जा रहे हैं ना। अरे समझ में आया नहीं आया? और इलोंगेशन ग्रोथ क्यों कराता है? क्योंकि जब तक सेल की, क्या क्या लिखा है यहां पर? एनलार्ज एंड इलोंगेट, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। हम पढ़ते हैं इस बात को एक बार, देखो ध्यान से। देखो हम पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले पूरी पूरी बात समझो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूट इज कवर्ड बाई एपेक्स, एपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? रूट कैप। ये क्या करता है? टेंडर, टेंडर मतलब सॉफ्ट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये अपना रास्ता बनाता है, किसके थ्रू? सॉइल के थ्रू रास्ता बनाता है, ठीक है। उसके कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरे पास रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है। इसके सेल छोटे होंगे, थिन वॉल होंगे, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा। ये सेल्स डिवाइड करते हैं लगातार। द सेल्स प्रॉक्सिमल मतलब इसके जस्ट ऊपर मेरे पास क्या है? रैपिड इलोंगेशन, और क्या करेंगे? एनलार्जमेंट करते हैं। और ये देख रहे हो ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, लेंथ की ग्रोथ कौन करा रहा है? रूट की, यही करा रहे हैं। इनको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। सेल्स ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इसका मतलब यह हुआ कि इलोंगेशन सेल्स मैच्योर नहीं है, वो डिवाइडिंग भी नहीं है, साइज बढ़ रहा है उनका। यस, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल रीजन टू रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है बेटा? इसीलिए, इसीलिए क्योंकि ये सेल्स मैच्योर होते हैं, इसके पास में आएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, है ना, वो धागे बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या कहते हैं? रूट हेयर। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। पानी और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। देखो क्या लिख रहे हैं हम, सम सेल्स, कौन से सम सेल्स? एपिडर्मल, सम एपिडर्मल सेल्स। सम एपिडर्मल सेल्स में क्या है? रूट हेयर है। वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? हमने पहले भी लिखा, ये एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। कौन से रीजन है जो ग्रोथ कराता है रूट की लेंथ में? ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ कौन कराता है? जोन ऑफ इलोंगेशन कराता है। सबसे बड़ी जोन कौन है? सबसे लार्जेस्ट जोन कौन है? ये लार्जेस्ट है। ये क्या है? लार्जेस्ट है। यस, आगे चले बेटा। रूट में इतना ही पढ़ना है हमने, रूट में इतना ही पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन है जो आप चाहो तो कर लेना, मैं आपको दे देता हूं ये।
प्राइमरी रूट डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इन मोनोकोट, सेकेंडरी रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, यहां मोनोकोट लिखा हुआ है, ये गलत हो गई, ये सही हो गई। नॉट फीचर ऑफ रूट। अच्छा, सबसे पहले बेटा रूट जो है 2n होती है, क्यों होती है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो स्पोरोफाइट का पार्ट होगी, वो नॉन ग्रीन होती है, डेवलप करती है रेडिकल से, उस पर नोड इंटरनोड होती है, नहीं होती, डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? एपिडर्मल सेल्स यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर? बेटा एपिडर्मल सेल्स का मतलब होता है, एक बच्चा पूछ रहा है, एपिडर्मल सेल्स का मतलब होता है ऐसे, ये जो सेल है, अब इसी सेल से रूट हेयर बनते हैं। अब तू देख ले कैसे, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है, यस यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है। अब यहां देख ले फटाफट से, टैप रूट सिस्टम इन्वॉल्व प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड ब्रांचेस। मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप खुद से करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसको। टैप रूट सिस्टम में कौन कौन है? बीन, हाँ टैप रूट सिस्टम किसमें नहीं होता? देख बरगद में होगा, हाँ बरगद में टैप प्लस एडवेंटिशियस है, टैप भी है और एडवेंटिशियस है, ब्रांच से रूट आती है। बीन क्या किस में आता है बेटा? बीन डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट है, ये क्या है? मोनोकोट है। तो मोनोकोट में टैप रूट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल क्वेश्चन दूं कि एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट इन फर्स्ट डाइकॉट, सेकेंड मोनोकोट, थर्ड बोथ, डी नन। कैन प्रेजेंट कर देते हैं, कैन, रूट कैन प्रेजेंट। हाँ भाई क्या आएगा? हमने दोनों में हो सकती है। डाइकॉट में किस में देखा? एग्जाम्पल बरगद, और मोनोकोट का एग्जाम्पल क्या है? ग्रास। आ रहा है समझ? हाँ भाई आ रहा है, यस आ रहा है। कर लेंगे हम लोग। स्टेम पढ़ रहे हैं, आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेम। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इनको कर लेना। कुछ क्वेश्चंस है, इसको कर लेना, ठीक है। सॉरी थी बेटा, हाँ चला लो चला लो, चल गया। हेलो कर दो, हेलो बाय कर दो। अच्छा जाओ जाओ खेल लो, जाओ। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। चले बेटा, चले। ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं। स्टेप यहाँ पे क्या बना दिया? मोनोकोट बना दिया, मोनोकोट एम्ब्रियो। आ जाओ। हाँ बच्चे, 4 दिन से हम लोग बाहर थे ना, तो ये उठी होगी तो ये खोज रही होगी, भतीजी है मेरी बच्ची। हाँ वो बताए, मैं हम लोग ज्वाइंट में रहने। आ जाओ, स्टेम पढ़ने, सेकंड टॉपिक है। यस चलिए पढ़ते हैं। पढ़े बेटा? स्टेम पढ़े? कर लोगे? रूट कर लोगे? नहीं रूट मॉडिफिकेशन नहीं करना, यस रूट मॉडिफिकेशन नहीं करना, मत करो। चलिए आगे चल रहे हैं, स्टेम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक फीचर, हम स्टेम के क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक फीचर पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। हाँ भाई प्लूम्यूल से और रेडिकल से, जैसे रेडिकल से क्या बनता था? रूट बनती थी, तो स्टेम किससे बनेगी बताओ? स्टेम किससे बनेगी बेटा? ये किससे बनेगी? डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। डेवलप किससे करेगी? प्लूम्यूल से। क्या इसमें नोड और इंटरनोड होती है? हाँ होती है, मैं आपको बाकी चीजें बताता हूं। बी, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगी। यस इधर देखें, मेरी तरफ देखें बेटा, ये मेरे पास मान लो स्टेम है, ठीक है।
इस पर मेरे पास ये नोड होती है। नोड वो जगह होती है जहां लीफ डेवलप करती है। इस पर मेरे पास क्या है, ये लीफ हो गई, ठीक। अब यहां पर मेरे पास ब्रांच भी बन सकती है ऐसे। अब इस ब्रांच पर मेरे पास इस तरीके से नोड हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर टिप पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं बड, इसको कह रहे हैं नोड, है ना। ये क्या है, नोड है। दो नोड के बीच की जगह को अपने क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ऐसी चीजें समझ में आ रही है? अब यहां पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज क्या है बेटा, ये ग्रेविटी से अवे जाती है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। और सनलाइट के पास जाती है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। यस, ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। क्लियर है बेटा? सही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम की। उसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, हम लिखते हैं कि स्टेम हैविंग ब्रांचेस एंड लीफ, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट। तो बेसिकली शूट जो वर्ड होता है, शूट वर्ड होता है एरियल पार्ट। एरियल का मतलब होता है हवा में, पार्ट ऑफ प्लांट, जिसमें सारी चीजें आती हैं। जिसमें क्या क्या आती है बेटा, हैव ब्रांच, फ्लावर, ब्रांच, लीफ एंड फ्लावर, ये सब कुछ प्रेजेंट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। क्लियर है? उसको हम अपने क्या बोल देते हैं, शूट बोल देते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका क्या काम होता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, मेरी बात सुनेंगे। स्टेम का फंक्शन जो होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, इट बियर, उस पे होती है क्या, लीफ एंड ब्रांच। लीफ और ब्रांचेस को वो बियर करता है। देखो, फ्लावर और फ्रूट टेम्पररी चीज है। यस। दूसरा काम क्या करेगा बेटा, दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट। वो किस किस चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल, क्योंकि इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। उसके अलावा ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करता है हॉर्मोन्स। सिंथेसाइज क्या करता है, हॉर्मोन्स करता है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? हाँ बच्चे, आज के टाइम पे लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते। आप लोग बहुत सारे देखते होंगे, नॉर्मली उनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं रहती, है ना। मेरे फादर इस तरीके के थे, उन्होंने ही ये चीजें सिखाई थी। और वो उनके टाइम में बताते थे कि गांव में, वो दिल्ली में रहते थे, तो मतलब जितने भी वो डॉक्टर थे, तो जितने पैसे अर्न करते थे तो गांव में मैरिजेज और इन चीजों में खर्च करते थे। तो ये चीजें वहीं से आती हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो उतनी मतलब पैसे से ज्यादा वैल्यू सिस्टम पे काम करते थे। ठीक है, तो वो चीज हमसे कई बार ऐसा लगता है, यार आपके फादर डॉक्टर थे, दिल्ली में रह रहे थे, तो बहुत पैसा कमाना और उसको सही जगह खर्चना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मान लो आज भी मैं फील करता हूँ कि कोई बड़ी चीज नहीं, कोई गाड़ी खरीद लेना, लोन पे मिल जाएगी वैसे ले लेना, तो उसको दिखाऊं किसको, ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे आसपास मान लो अभी मेरी एक मासी है, उनको भी ऑपरेशन होना है कहीं पे, तो मैं अगर उन लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं, या मान लो, मतलब देखो वो भाई, पहले मेरे पास जो पैसा होगा मैं अपने जो खास लोग हैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा। अब मान लो बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, फीस कम कर सकते हैं, तो हम अपने जानने वाले लोगों की कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं, और पैसवा को रख के लगे हैं कि मतलब यहाँ ये ले ले वो ले ले, वो जाएगा कहाँ पर, कहीं नहीं जाता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अभी आप छोटे हो, अभी आपकी इन चीजों की बहुत अट्रैक्शन होती है। मैं बताता हूँ, आपकी एज में तो ये चीजों की बहुत अट्रैक्शन है कि कोई नए जूते मिल जाए, नए कपड़े मिल जाए, मतलब ये होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो अपने भी कोचिंग जाते थे, तो किसी किसी दिन तो इस बात पे छुट्टी कर लेते थे, यार सेम कपड़ा तीसरे दिन पहन के जा रहे, मतलब 3 सेट है, एक दिन पहन गए, दूसरे दिन पहन गए, तीसरे दिन, तो चौथे दिन अपने ने कहा कि नहीं यार, मतलब अब डेली जा रहे हैं तो फिर वही पहन के तो अजीब लगे, एक आध दिन छुट्टी कर लिया इससे कर। तो वो चीजें हमने देखी हैं बेटा, वो इसलिए नहीं देखी कि मतलब मतलब अर्निंग नहीं है, इसलिए देखिए क्योंकि वो और भी जगह स्पेंड हो रहा है, तो उसका हमें दुख नहीं है उसका, है ना। कोई आपको फ्रस्ट्रेशन होती होगी, बहुत सारे लोगों को होती है। क्लियर, ये नॉर्मल चीज है। यस,
हाँ बेटा, उसका करेंगे क्या, आप समझो ध्यान से, आपको ये चीज आपको धीरे धीरे रियलाइज होगी, क्योंकि आप अभी नहीं समझो, अभी छोटे हो आप लोग। जब अभी तो यार हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज होती थी, किसी दिन जो नया जूता ऐसे खरीद लेंगे, कपड़ा खरीद लेंगे। अभी ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं, कोई वो थोड़ी हो जाएगा। सही है। हाँ, तो करें इसको, आगे करते हैं, चलो आओ छोड़ो, हम कंबाइन मिलेगा। ठीक है, यस। तो इट बियर लीफ एंड ब्रांचेस, इट ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, मिनरल। ठीक है, सिंथेसाइज करेगा हार्मोन। अब मैं क्या करूं बेटा, कंबाइन देता हूं मैं कुछ ना कुछ करके आपको। मैं आपके साथ लगता हूं इस पे, टेस्ट पे, 11th के फुल सिलेबस में साथ में लगूंगा। पहले आज ये वाला कर लें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ स्टेम पढ़ रहे हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। हम टाइप ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। ठीक है। अब मेरे पास ये ग्रीन ग्रीन स्टेम है। ठीक है, मान लो स्टेम क्या होती है, इनिशियली हरी होती है। इनिशियली क्या होती है, हरी होती है। अगर वो हमेशा हरी हो, ऑलवेज ग्रीन हो, आपने देखा टमाटर वगैरह में, उसको हम कहते हैं हर्ब। उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। मान लो देखो, इनिशियली शुरुआत में तो स्टेम हमेशा हरी होती है। शुरुआत में स्टेम हमेशा हरी होती है। यस, शुरुआत में स्टेम हमेशा हरी होती है। ध्यान से सुन, शुरुआत में स्टेम हमेशा हरी होती है। यस, ऑलवेज ग्रीन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। फिर फिर वो क्या हो जाए, बिकम डार्क ब्राउन या बिकम ब्राउन। ठीक है, उसको हम श्रब बोलते हैं। और अगर वो ब्राउन हो जाए और लकड़ी जैसी हो जाए, अगर वो ब्राउन हो जाए और लकड़ी जैसी हो जाए, बिकम ब्राउन, ब्राउन तो हो गई पर मोटी वुडी हो गई। वुडी समझ में आता है, लकड़ी जैसी, थिक ट्रंक हो गई, मोटा तना हो गया। अब इधर देख मैंने क्या लिखा है, बिकम ब्राउन, यहां भी ब्राउन लिखा है, पर बहुत मोटी नहीं है। नॉट ट्रंक, ट्रंक समझ में आता है, नॉट हैव ट्रंक, मोटा तना नहीं होता उनके पास। आप में से कितने लोगों को पता है कि नींबू का पेड़ जो है, जैसे इसमें मेरे पास टोमेटो आएगा, हा ना, टोमेटो आ गया, इसमें मेरे पास आएगा नींबू, बेर। आपने बेर देखा है, सिट्रस हो गया, क्लियर है। ये तुलसी हो गया, रोज हो गया। इनमें क्या है, स्टेम ब्राउन तो हो जाती है लेकिन मोटा तना नहीं बनता। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया हमारे पास पीपल, आम, मैंगो, नीम, ये सारे ट्री होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं शुरुआत में सारी स्टेम हरी होती है। अगर वो हमेशा हरी रहे तो हर्ब होगा। अगर वो ब्राउन हो जाए लेकिन मोटा तना ना बने तो उसको श्रब कहते हैं। अगर वो वुडी, लकड़ी जैसा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्री। उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्री। क्लियर है, इसको अपने ट्री बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई है? यस, यहां तक समझ में आ गई है? ठीक है, हाँ, यहां तक समझ में आ गई है, बोलो।
कितनी देर से आवाज नहीं आ रही बेटा? कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड देना। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही बच्चे? अच्छा, पूरी स्लाइड में ही नहीं आई। ओके, चल दोबारा पढ़ा देते। सर इसी को बदलना ही बेटा, गलत हो जाएगा। एक बार बता देता हूं, कोई नहीं, 1 सेकंड लगेगा, बता देता हूं। देख, आवाज आ रही है अब? सॉरी बच्चे, मैंने देखा नहीं। बड, बड क्या होता है पहले समझ। सबसे पहले बड क्या होता है, पहले पूरी बात समझनी है हमने। बड क्या होता है पहले समझ। बड क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और वो डिवाइडिंग सेल कवर्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ। एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, उसको क्या कहते हैं, बड बोलते हैं। पहले पूरी बात सुनेगा, तेरे को एक बार में समझ में आएगी। देख इधर देख, मेरी तरफ देख। मान लेते हैं बड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है मुझे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है बड का। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ लीफ जैसा है, लीफ, अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला है। ये वो स्ट्रक्चर है जो बाद में फ्यूचर में लीफ बनेगा। बाद में फ्यूचर में क्या बनेगा, लीफ। ठीक है, यहां पर मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अब आ रही आवाज? ये डिवाइडिंग सेल्स है, पूरा फोकस कर, सॉरी बच्चे, ये डिवाइडिंग सेल्स है, ये डिवाइडिंग सेल्स है, ये अनडिफरेंशिएटेड लीफ है। इसको बड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, पहले बता। ठीक है सर। अब देख, बड कैसे प्लांट में दिखेगी, मैं आप तेरे को समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास कोई प्लांट है ये, ठीक है। इस प्लांट के टॉप पर वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बनाया, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीफ जैसा है, ठीक है। इस पर मेरे पास ये नोड है जिस पर ऑलरेडी लीफ है। मेरे पास एक लीफ मान लो यहां है, और थोड़ी छोटी लीफ, ये छोटी होगी ना बेटा, ये बड़ी है, ये छोटी होगी। अब क्या होता है कि ये जब बड आगे ग्रो करती है, जब ये बड आगे ग्रो करती है, तो ये अंदर से और लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। और जो स्ट्रक्चर पहले से था, जो स्ट्रक्चर पहले से था, समझ इस बात को बेटा, जो स्ट्रक्चर पहले से था हमारे पास, जो स्ट्रक्चर पहले से था, वो क्या बना देगा, वो हमारे पास क्या बना देगा, समझ। जो स्ट्रक्चर था, ये नोड, ये नोड है, ये देख, दिस इज नोड, दिस इज नोड। अब यहां एक और नोड बन गई, तो यहां मेरे पास बड़ी लीफ थी, ये वाली लीफ ये बना देते हैं। ये वाली लीफ अब थोड़ी बड़ी हो गई है, फिर ये जो था ये यहां लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला यहां लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर वो डिवाइडिंग सेल्स हैं। ये वाली जो बड होती है, इस बड को कहते हैं एपिकल बड। कौन सी बड कहते हैं, एपिकल बड। अब मुझे बताओ एपिकल बड का क्या रोल है, व्हाट इज रोल ऑफ एपिकल बड। ये ऊपर ऐसे ग्रोथ करा रही है स्टेम की, और उसकी वजह से मेरे पास ये लीफ बन रही है। और किस पे बन रही है लीफ, ये नोड पर लीफ बन रही है। ये दिख रहा है आपको, एपिकल बड कहते हैं। अब मान लो इस एपिकल बड में, ध्यान दे बेटा, इस एपिकल बड में मेरे पास इस तरीके से आ जाते हैं। ये मान लेते हैं मेरे पास स्टेम है कोई, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है, यहां पर क्या है, ये एपिकल बड है। ये मेरे पास यहां थी नोड्स, ये मेरे पास क्या थी, यहां नोड्स थी, यहां पर नोड्स थी। यहां पर मेरे पास मान लो लीफ बनी हुई है, ये लीफ है, यहां पर ये लीफ बनी हुई है। अब क्या होता है बेटा, ये जो जगह होती है, ये किसी भी स्टेम या ब्रांच और लीफ
के बीच की इस जगह को कहते हैं लीफ एक्सिल। क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल बोलते हैं। अब लीफ एक्सिल पर नोड पर एक और बड बनती है ऐसे, लीफ एक्सिल पर नोड पर एक और बड बनती है ऐसे, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। अब ये जो एक्सिलरी बड है ना बेटा, ये ब्रांच बना सकती है ऐसे। एक्सिलरी बड क्या कर सकती है? ऐसे ब्रांच बना सकती है। ये एक्सिलरी बड है, ये समझ ध्यान से कहां पर है, पहले समझ। मेरे पास ये मान लो ब्रांच है, ये ब्रांच किससे बनी है? देखो ये ब्रांच है, इसके टॉप पर भी एपिकल बड होगी और ये भी नोड बनाकर उस पर लीफ बना रहा होगा। तो ये जो ब्रांच है ना, ये किससे बनी है? इस एक्सिलरी बड से। तो इस एक्सिलरी बड से ये ब्रांच बनी है। अब इस ब्रांच के टॉप पर भी एपिकल बड होगी, इसके टॉप पर भी क्या होगी? एपिकल बड, जैसे यहां पर है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे, मैं अगर आपसे कहूं कि बड की टाइप होती है, टाइप होती है किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। सबसे पहले कौन सी है? देख, सबसे पहले है मेरे पास एपिकल बड। कौन सी है? एपिकल बड। कहां है एपिकल बड? यहां पे ध्यान से देख बेटा, एपिकल बड मेन स्टेम पे और ब्रांच के टॉप पर है। ये देख, मेन स्टेम और ब्रांच के टॉप पर। यस, ऑन मेन स्टेम एंड ब्रांच के टिप पर। क्या काम करती है? रोल क्या है इसका? रोल करती है ग्रोथ इन लेंथ, उसके साथ साथ क्या बनाती है? लीफ बनाती है। क्या बनाती है? लीफ फॉर्म करती है। यस, उसके बाद और कोई बड होती है? हां, एक्सिलरी बड होती है। एक्सिलरी बड कहां डेवलप कर रही है बताओ? नोड पर आ रही है, ये नोड पर आ रही है। किस पे डेवलप करती है? नोड पर। डेवलप ऑन नोड। कहां पर? बिटवीन लीफ एक्सिल एंड स्टेम। लीफ एक्सिल और स्टेम के बीच पर, उसको एक्सिलरी। यहां पर देखो, ये देखो बेटा, ये लीफ और स्टेम के बीच की इस जगह को लीफ एक्सिल कहते हैं। यहां पर ये बनी है एक्सिलरी बड, ये ऊपर ऐसे ग्रो करती है। और इसका रोल क्या है? रोल क्या है? इट फॉर्म ब्रांच। कई बार फ्लावर भी बनाती है, और फ्लावर। ऐसे ही मेरे पास एक और बड होती है, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस बड कहां बनती है बेटा? अदर देन नोड। जैसे व्हाट इज एडवेंटिशियस? रूट अदर देन रेडिकल। ऐसे ही मेरे पास एडवेंटिशियस बड कहां डेवलप होती है? डेवलप अदर देन नोड। नोड के अलावा। जैसे एग्जांपल ऑन कैलस, कैलस पे बनती थी, वो एडवेंटिशियस बड है। ठीक है। लीफ पर ब्रायोफाइलम पे, याद है? ऑन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम किसी ने देखा है? प्लांट लीफ, ब्रायोफाइलम प्लांट देखा है ऐसा, जिसकी लीफ पर बड होती है, ऐसे लीफ पे बड होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ फंक्शन, एक होती है वेजिटेटिव बड। जैसे वेजिटेटिव बड के एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल हैं एपिकल और एक्सिलरी। क्या होता है वेजिटेटिव बड? सोचो भाई, ये क्या है? ये ग्रोथ का काम करती है। और दूसरी अपने पास है रिप्रोडक्टिव बड। दूसरी अपने पास क्या है? रिप्रोडक्टिव बड। तो रिप्रोडक्टिव बड का क्या एग्जांपल है बताओ? फ्लोरल बड, फ्लावर जिससे बनता है। मेरी बात समझ ध्यान से, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। ये नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स हैं। अगर ये डिवाइडिंग सेल कन्वर्ट हो जाए फ्लोरल मेरिस्टेम में, आपने देखा फूल बनने से पहले एक बड बनती है, कली बोलते हैं जिसे, बड बनती है, वो होती है रिप्रोडक्टिव बड। नॉर्मल जो बड बनती है एक्सिलरी और एपिकल, ये वेजिटेटिव बड होती है, प्लांट पार्ट बनाती है। ये प्लांट का कौन सा पार्ट बनाती है? ये प्रोड्यूस करती है प्लांट का पार्ट, प्रोड्यूस प्लांट पार्ट्स, है ना, रूट छोड़ के बाकी का पार्ट, प्लांट पार्ट्स। और ये क्या करती है? ये गिव फ्लावर। ये टॉपिक है जो हमें बड का आना चाहिए। किसको नहीं आया तो बताओ। यस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे,
ये यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां पर अनडिफरेंशिएटेड लीफ जैसा कुछ है। यही स्ट्रक्चर जब ऊपर ग्रो करता है तो यहां नोड जो है, इन नोड पर लीफ बनती हैं ऐसे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एपिकल बड क्या है, ये वाली, ये एपिकल बड है। ये किसी ब्रांच के टॉप पर होती है और किसी स्टेम की टॉप पर। एक्सिलरी बड कहां बनती है, लीफ और स्टेम, या लीफ और ब्रांच के एक्सिल पे बनेगी। यहां पर एक्सिलरी बड क्या करती है, ब्रांच बनाती है, सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से एपिकल, एक्सिलरी, एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस नोड के अलावा कहीं और बनती है, जैसे ब्रायोफाइलम पे बन जाएगी, कैलस पे बन जाएगी। फंक्शन के हिसाब से मेरे पास ऐसी आएगी। देख बेटा, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, उसी को एक्सप्लेन कर दिया पूरा अच्छे से। देख, व्हाट आर द फीचर डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम रूट। स्टेम क्या है, असेंडिंग, ऊपर बढ़ता हुआ पार्ट है, जिस पर ब्रांच, लीफ और फ्लावर, फ्रूट लगेंगे। हमने लिखा है, उसको हम शूट बोलते हैं, सारी चीजें लगते हैं। किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है, सही है। द स्टेम में क्या होती है, नोड, इंटरनोड होती है, ये भी पढ़ लिया हमने। रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, लीव्स जहां पर पैदा होती हैं, बनती हैं, उसको हम नोड कहते हैं। इंटरनोड दो नोड के बीच में आता है। स्टेम पर क्या लगी रहती है, बड। स्टेम पर क्या लगी रहती है, बड, जो टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों हो सकती है। टर्मिनल समझ में आता है, एपिकल, और एक्सिलरी हो सकती है। स्टेम इज जनरली ग्रीन, स्टेम हरी होती है जब प्लांट यंग हो, और बाद में वो वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन। ये इसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्लांट, हर्ब, श्रब, ये पढ़ा। स्टेम का मेन फंक्शन है ब्रांच बनाना, फ्लावर, फ्रूट बनाना, पानी कंडक्ट करना, और फूड कंडक्ट कर। देखो, फोटोसिंथेसिस शब्द का मतलब है फूड, फोटोसिंथेटेट का मतलब है फोटोसिंथेसिस से बनने वाला खाना, इनको कंडक्ट करती है। उसके अलावा स्टोरेज का भी काम है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये भी काम करती है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपको पता है कि पोटैटो स्टेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, याद करो, हम क्या कर सकते हैं उससे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मैं एक रोल और ऐड कर देता हूं, यूज इन स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे पोटैटो का ट्यूबर होता है ना, वो स्टेम है, उससे नया प्लांट बन जाएगा। यस, जैसे एग्जांपल है पोटैटो का ट्यूबर, उससे। क्या आप में से सभी लोगों को ये दो स्लाइड याद हो जाएंगी स्टेम की, एक ये और एक ये। फिर हम अब लीफ पे जा रहे हैं। एक बार पूछना है कोई डाउट, बर्ड पे पूछ लो, ठीक है। सूरज जी पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे। आपको एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड समझ में आ गया। कौन सी बर्ड लीफ बनाती है, एपिकल या एक्सिलरी। सर एपिकल बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है। एपिकल बर्ड क्या स्टेम पे प्रेजेंट होगी, नहीं सर, ब्रांच के टिप पर भी होगी। एपिकल बर्ड क्या बनाती है, लीफ बनाती है, ठीक है। यस। एडवेंटिशियस बर्ड क्या होती है, जो कहीं और से बर्ड डेवलप कर, जैसे एक ब्रायोफाइलम की लीफ पे साइड में से बर्ड डेवलप करती थी। यहां तक आ गया। अब अपने लीफ बताने जा रहे हैं फटाफट से। यस, अब अपने क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लीफ पढ़ रहे हैं। देखो ये आसान पार्ट है, इनकी डेफिनेशंस पूछेगा, सिर्फ सिर्फ क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। अब आप में से कितने लोगों को अभी समझ में आ गया है कि लीफ किससे बनती है। हाँ भाई, लीफ कौन सी बर्ड से बनती है, ये बता। लीफ किससे बनती है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं फीचर्स क्या है लीफ के, बेसिक फीचर, कितने लोगों को पता है कि लीफ किससे बनती है, जल्दी बताओ। इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। तेरे पास बच्चे ये इस तरीके से एपिकल बर्ड है, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझियो, ये एपिकल बर्ड है, मेरी तरफ देख, ये एपिकल बर्ड है। इससे मेरे पास जब प्लांट बनेगा ना, तो ये वाली लीफ, ये देख समझ, ये वाली जो लीफ है, ये वाली देख समझ, ये लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर है, समझने पकड़ने की कोशिश करिए इसको, जो मैं समझा रहा हूं। अब क्या होगा, यहां पर एक नोड बन जाएगी, उस पर ये स्ट्रक्चर लीफ में कन्वर्ट हो गया, तो ये इस स्ट्रक्चर के साइड में बना है। अरे यहां से लीफ ऐसे बन रही है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये इस पे 1 लिख रहा हूं, तो ये 1 यहां आ गया, यहां 2 है। समझ इस चीज को, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये थोड़ा नीचे तक गया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहां तक गया हुआ है, यहां तक, ऐसे ऐसे यहां तक। तो ये यहां पर ये 2 है और ये 3 है,
तो ये सेकंड नोड यहां बन जाएगी, सेकंड नोड यहां बन गई, इससे लीफ बन गई है। फिर ये थर्ड नोड यहां बन जाएगी, इससे लीफ बनेगी। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो ये ओल्ड लीफ है यहां पर, और ऊपर क्या है, यंग है। जब ओल्ड ऊपर बिलो हो, ओल्ड नीचे हो, ओल्ड क्या हो, नीचे हो, नीचे की तरफ, और यंग लीफ ऊपर हो, इसको कहते हैं एक्रोपीटल। इसी को क्या कहते हैं, एक्रोपीटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल। तो सबसे पहले समझो लीफ क्या है। लीफ क्या है बेटा, इट इज वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट का कैसा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट। अच्छा, कौन सी बर्ड से डेवलप होगा ये बताओ, कौन सी बर्ड से डेवलप होगा? डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड। सबसे ज्यादा डाटा लीफ में है बेटा, किससे डेवलप हो रहा है, एपिकल बर्ड से डेवलप हो रहा है। इस बात में कोई दिक्कत है? ये 2 पॉइंट में कोई दिक्कत है? एक तो ये वेजिटेटिव पार्ट है एपिकल बर्ड से। कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है? लेटरली। लेटरली मतलब साइड में। आप मुझे बताओ, ये स्टेम है, लीफ ऊपर थोड़ी लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है, ऐसे, तो साइड हो गया। साइड को क्या लिखेंगे, लेटरली। कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? एक्रोपीटल मैनर में। एक्रोपीटल मैनर में क्या होता है, ओल्ड लीफ नीचे, बिलो, यंग लीफ, यंग लीफ अबव। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ? इतनी बात समझ में, बेटा मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना। इतनी बात समझ में आ गई है कि नो? हाँ, आगे आ जाओ। लीफ क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस पे प्रेजेंट होता है, नोड पे। किस पे प्रेजेंट होता है, नोड पे। यस, किस पे प्रेजेंट होता है, नोड पे। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? ये ऊपर ग्रो कर जाएगा ऐसे, ये ऊपर ग्रो कर जाएगा, है ना, ऊपर ये ऐसे ग्रो कर जाएगा ऐसे। इसकी वजह से ये लीफ बनी है, इसकी वजह से ये लीफ बनी है। तो ये ओल्ड है, ये यंग है, ये और यंग है। एक्रोपिटल समझ में आ रहा है? ओल्ड लीफ नीचे है, यंग लीफ ऊपर है। ये बेसिक फीचर हो गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा दो लीफ का, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो लीफ में 3 पार्ट होते हैं। समझो ध्यान से, लीफ में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं बेटा। जैसे मान लो लीफ किसी स्टेम पर लगी हुई है, मान लेते हैं मेरे पास ये लीफ किसी स्टेम पर लगी हुई है ऐसे, ये कोई स्टेम है। तो सबसे पहले लीफ कहां लगी होगी, सर नोड पे लगी होगी। ये नोड है, ये नोड है। अब मेरे पास क्या होता है बेटा, सबसे पहला पार्ट होता है लीफ बेस, ये रहा, ये लीफ बेस है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है पिट्यूल, और तीसरा पार्ट होता है, इसको लेमाइना या लीफ ब्लेड कहते हैं। मेरे पास टोटल 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको आप लीफ बेस कहते हो। ये सेकंड पार्ट है, इसको आप कहते हो पिट्यूल। ये जो थर्ड पार्ट है, इसके कुछ नाम होते हैं। एक होता है लीफ ब्लेड या लेमाइना, ये 2 नाम है। तो 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है लीफ बेस। लीफ बेस क्या करता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये लीफ बेस है। ये जो लीफ बेस है ना, ये क्या करता है, सुनना ध्यान से। ये अटैच करता है लीफ को, अटैच है, अटैच करेगा लीफ को, किससे, टू स्टेम। या तो किसी स्टेम से जोड़ेगा, या किससे जोड़ेगा, ब्रांच से जोड़ेगा। किसी स्टेम या ब्रांच से जोड़ता है। कहां पर जोड़ेगा, कहां पर जोड़ेगा, सर नोड पर जोड़ेगा, नोड पर। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, लीफ बेस, लीफ पिट्यूल। अब सुने ध्यान से बेटा, पिट्यूल क्या है, एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो एक लीफ स्टेम से ऐसी जुड़ी हुई है,
और एक पेट्योल की वजह से जुड़ी हुई है। फायदा क्या होता है, पेट्योल क्या करता है, जैसे मान लो ये स्टेम है, देखो मान लो ये स्टेम है, मैंने लीफ को का लेमाइना डायरेक्ट जोड़ दिया और यहां पर पेट्योल बनाकर फिर लेमाइना जोड़ा। किस केस में ज्यादा अच्छे से लाइट पड़ेगी, इस वाले केस में। तो पेट्योल क्या करता है, ब्रांच या स्टेम से लीफ को दूर लेकर आता है। तो पेट्योल का क्या काम है बताओ, पेट्योल का क्या काम है बताओ, सोचो। पेट्योल ये वाला पार्ट है बेटा, दिस पार्ट, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को पेट्योल कह रहे हैं। ये फर्स्ट है मान लो लीफ बेस, ये सेकंड हो गया, थर्ड। तो पेट्योल क्या करता है बच्चे, क्या करता है, इट ब्रिंग लीफ अवे फ्रॉम ब्रांच एंड स्टेम। किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, ताकि उस पर लाइट पड़ सके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पेट्योल पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन हार्ड होता है। पेट्योल कैसा होता है, पेट्योल नॉर्मली अगर थिन है, पेट्योल नॉर्मली थिन है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, तो वो फ्लटर करता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या करता है, फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है बेटा ऐसे हिलना, फ्लटर का मतलब होता है हिलना। तो फ्लटर करता है किसमें, एयर में। उससे उसमें क्या मदद होती है, हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में। किसमें हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, गैस एक्सचेंज करने में। क्या यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं बताओ। पिट्योल जो है बेटा अगर प्रेजेंट है, कई बार क्या होता है कुछ लीफ में पिट्योल नहीं होता। देखो अगर जिस पे फ्लैजिला होता तो क्या बोलेंगे, मोटाई। जिसमें पिट्योल है उसकी वजह से हिल रहा है, मूव कर रहा है। तो जब जब पेट्योल नहीं होता तो उसको कहते हैं ससाइल। ससाइल वर्ड आप कहां पढ़ते हो, स्पॉन्जीज में, नहीं चलता है। ऐसे बिना पेट्योल की लीफ को कहते हैं ससाइल लीफ। ससाइल लीफ, तो ससाइल लीफ क्या होता है, जिसमें पेट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसी लीफ होती है, जैसे वो आक का पेड़ होता है जिसका मिल्क निकलता है, तोड़ते हैं उसको, मिल्क निकलता है। तो कैलोट्रोपिस में ससाइल लीफ होती है, कैलोट्रोपिस में पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल। तो क्या कैसी लीफ होती है, ससाइल लीफ होती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फ्लटर फ्लटर बेटा, बच्चे मॉर्फो पढ़ने से पहले कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ एग्जांपल्स हैं जो याद करने में टेलीग्राम पे भेजूंगा, प्लीज कल याद करके आना, किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी करेंगे। ठीक है, नहीं बेटा लीफ कहीं और से नहीं बनती, नोड से ही बनती है नॉर्मली। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, हमारे पास एनसीईआरटी ने कुछ मॉडिफिकेशंस दी हैं। अब मैं उस पे आ रहा हूं बच्चे, लेमाइना पे, पर उससे पहले मैं क्या बता रहा हूं, कुछ मॉडिफिकेशन दी हैं किसकी, लीफ बेस की। लीफ बेस की कुछ मॉडिफिकेशन दी है, याद रखना। देखो हमारे पास कुछ लेग्यूम्स होते हैं, फर्स्ट बता रहा हूं, सम लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब पल्सेस, उसमें लीफ बेस थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, स्वॉलन हो जाता है, स्वॉलन, उसको कहते हैं पुलवाइनस। उसको क्या बोलते हैं, पुलवाइनस। ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो। ये मान लेते हैं स्टेम है, यह आपको पता है नोड है। इस नोड पर लीफ बेस थोड़ा सा ऐसे फूल गया है, ऐसे लीफ बेस जो है थोड़ा सा ऐसे फूल गया है, इसको हमने क्या बोला है, पुलवाइनस। दिस इज पुलवाइनस। पुलवाइनस का मतलब होता है, सिंपल सा याद रखो, सोलन लीफ बेस। और ये मुझे कहां मिलता है बेटा,
ये मिलता है कुछ लेग्यूम्स में। उसके अलावा एक प्लांट आपने पढ़ा होगा, टच मी नॉट। यस। अब देखो मेरे पास एक होता है लीफ शीथ। इसमें क्या होता है, लीफ बेस एनक्लोज्ड करता है। एनक्लोज्ड का मतलब होता है कवर करता है स्टेम को। और इसका एग्जांपल है मोनोकोट में, मोनोकोट की लीफ। सम मोनोकोट लाइक ग्रास, मोनोकोट लाइक ग्रास। ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा। अभी तक मैंने मॉर्फो चालू नहीं करी है ढंग से। असली मॉर्फो तुम कल पढ़ोगे। ये तो वो है जो सब पढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुन, तुमने घास देखा है? किसने शुगर केन या घास को देखा है? उसमें क्या होता है, जो लीफ बेस है, ये मान लो उसकी लीफ है, ये उसकी लीफ है, ऐसे लीफ बेस ने ऐसे कवर जैसा बना रखा है। ऐसे ये लीफ बेस ने कवर बना दिया। लीफ बेस ने क्या बनाया है, एक कवर बनाया है, कवर कर दिया। एनक्लोज का मतलब होता है कवर। इसको हम नाम दे रहे हैं लीफ शीथ। क्या नाम दे रहे हैं, लीफ शीथ नाम दे रहे हैं। अब देखो कुछ लीव्स में, एक और स्ट्रक्चर बता रहा हूं, थर्ड यहां पे, कुछ लीव्स में हमारे पास ऐसा कुछ दिखता है। ध्यान से देखना, कुछ लीव्स में हमारे पास ऐसा कुछ दिखता है कि ये हमारे पास लीफ बेस है, ये पेट्योल है, और ये मेरे पास लीफ बनी हुई है। एक छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर, ऐसा एक छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर दोनों तरफ लीफ बेस के। किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? फिर रिपीट कर देता हूं। ये देख बेटा, मेरे पास, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मान ले मेरे पास ये स्टेम है, ठीक है, ये मेरे पास नोड है, ये मेरे पास क्या है, नोड है। ये मेरे पास नोड है। अब यहां पर ये लीफ बेस हो गया, यहां पर ये हो गया पेट्यूल, और ये लीफ है। तो लीफ बेस पर इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ऐसा ये ग्रीन कलर का ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है लीफ बेस पर। उसको कहते हैं स्टिप्यूल। दिस इज स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल किस पे डेवलप हुआ है, ये थर्ड बता रहा हूं बेटा। स्टिप्यूल किस पे डेवलप हुआ है, डेवलप ऑन लीफ बेस। कैसे डेवलप हुआ है सर, लेटरली डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ, लेटरली। लेटरली मतलब साइड में। यहां तक समझ में आ रहा है? समझो ध्यान से। स्टिप्यूल क्या है, डेवलप हुआ लेटरली। कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ बेस की। अब हमें किसकी डिटेल पढ़नी है बेटा, हमें पढ़नी है लेमाइना की। मेरी बात समझ। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने 3 पार्ट पढ़े थे, लीफ के 3 पार्ट थे। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेमाइना। मेरी बात समझ ध्यान से। लेमाइना क्या होता है बेटा, लेमाइना होता है, देख ध्यान सुन। लेमाइना क्या होता है कि लीफ ब्लेड कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड। इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट है लीफ का, लार्जेस्ट पार्ट है, फोटोसिंथेटिक है। क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अब मेरी बात देखो इधर, सारे बच्चे देखो। ये मान लो लेमाइना है कोई, ये लेमाइना है,
इसमें क्या क्या चीजें पहले समझो, इधर मेरी तरफ देखेंगे सब ध्यान से। मेरे पास मान लो ये स्टेम है, बस लास्ट बता रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा पार्ट बचेगा लीफ का, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास लीफ बेस है, ये पिट्यूल है, और इसको हमने क्या बोला है, लमाइना बोला है। ठीक है, ये लमाइना है, ध्यान से देखेंगे सारे। ये मेरे पास क्या है, लमाइना है, दिस इज लमाइना। इसका एक और नाम क्या है, कौन बताएगा सर, लीफ ब्लेड नाम है। इसके इस साइड को कहते हैं मार्जिन, मार्जिन याद रहेगा, मार्जिन, ये इसको साइड को कहते हैं। टिप को कहते हैं एपेक्स, एपेक्स क्या होती है, टिप होती है। यस, क्लियर है। अब सुन ध्यान से बच्चे, ये मेरे पास मिडरिब है, मिडरिब क्या होती है, लार्जेस्ट वीन होती है। ठीक है, यस। अब देखो मेरी बात सुनो, ऑन लेमाइना मेरे पास वीन्स होती हैं, मेरे पास क्या होती है, वीन्स एंड वीनलेट प्रेजेंट होती है। सर वीनलेट क्या होती है, जैसे मान लो मैंने ये वीन बना दी, तो इसकी ब्रांच को वीनलेट कहेंगे। जैसे मान लो मैंने ये वीन्स बना दी, इसकी ब्रांच को वीनलेट कहेंगे। ये वीन्स बना दी, वीनलेट कहेंगे। ये मान लो वीन है, तो ये पतले वाली क्या हो गई सर, ये वीनलेट हो गई। ठीक है, लार्जेस्ट वीन को क्या नाम देते हैं, लार्जेस्ट वीन्स को क्या नाम देते हैं, मिडरिब, मिडरिब या मिड वीन कहते हैं। अच्छा, वीन का रोल क्या है, वीन क्या करती है बेटा, सुनना ध्यान से, वीन क्या करती है, वीन्स कीप लीफ इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड समझ में आता है, खुली हुई फॉर्म में रखती है, लीफ को ऐसे खुली हुई फॉर्म में रखती है। मेरी बात समझो ध्यान से, खुला हुआ रखती है, ऐसे खुला हुआ, इस तरीके से खुला हुआ रखती है लीफ को। कौन खुला हुआ रखता है, वीन्स खुला हुआ रखती है, सही है, लीफ इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। एनसीईआरटी कहती है कि लीफ की शेप, शेप, मार्जिन एंड पैटर्न ऑफ वीन साइज ऑफ लेमाइना वेरी करता है। मतलब हमारे पास लीफ की शेप अलग अलग हो सकती है, मार्जिन जो है वो कटा हुआ हो सकता है। कुछ लीफ देखिए आपने कटा हुआ था मार्जिन, ये उसमें वीन का पैटर्न कैसी है वो, और ये वेरी करता है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट को लेमाइना या लीफ ब्लेड कहते हैं। एक बार एनसीईआरटी देख लो इसकी बात। देखो जो जो पॉइंट्स है, एक एक लाइन आपने पढ़ी है। लेटरल समझ में आता है, साइड में फ्लैट स्ट्रक्चर है, सही है, कहां आ रहा है, नोड पे आ रहा है, उसके एक्सिल में बड होती है। यस, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, किससे बनता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कैसे मैनर में, एक्रोपिटल, पढ़ा हमने, एक्रोपिटल याद आया। उसके बाद टिपिकल लीफ में क्या पार्ट है, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना है। लीफ बेस बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल। लेटरल छोटे छोटे स्ट्रक्चर को स्टिप्यूल बोला था। मोनोकोट में याद करो, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मोनोकोट में लीफ बेस पार्शली और फुली कवर करता है स्टेम को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको लीफ शीथ बोलते हैं। पुलवाइनस क्या होता है, लीफ बेस स्वेल कर गया, किसमें, लेग्यूम्स में, उनमें मिलता है। पिट्योल जो है वो लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, ये पढ़ा हमने, यस, और होल्ड करता है उसको। अगर वो विंड में फ्लटर करेगा, फ्लटर करेगा तो ताजी हवा आएगी, मतलब ट्रांसपिरेशन होगा। लेमाइना क्या है, एक्सपेंडेड पार्ट है, उस पर वीन्स और वीनलेट होती हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब मेन, मेन वीन का नाम है मिडरिब। वीन्स क्या देती हैं, रिजिडिटी, हार्ड बनाती हैं उसको। यस, क्लियर है ना, चैनल्स है। अच्छा देखो, शेप, मार्जिन, टिप, सरफेस, एक्सटेंट, ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है बेटा। मंथन इन्फिनिटी को ऑटोमेटिकली, मंथन वालों को ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएगा यार, आप वेट करो ना थोड़ा सा, करते हैं, कल मिलते हैं इसको। अभी प्लांट किंगडम के असाइनमेंट डालूंगा आपको, कल है बेटा वो चीज। चलो कल मिल रहे हैं 7:50। यस